हेलो बच्चों, हम लोग अनन्या शर्मा AFMC सेलेक्टर स्टूडेंट जिसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 12 थी, उसके 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जो कैंपस विजिट का था। एंड रियली ओ माय गॉड, इतना ओवरवेलिंग रिस्पांस आप लोग का मिला। मेरा बहुत बड़ा अभी सब्सक्राइबर बेस नहीं है उस चैनल पे। उस बच्चे की जो वीडियो है वो 1,500 लोगों ने देखा। सेकंड वीडियो भी अब तक सब मोर देन 700 लोगों ने देख लिया है और नंबर ऑफ आवर्स इट इज़ मोर देन 200 आवर्स व्यू हो चुका है। तो रियली इट्स फॉर मी इट्स ओ माय गॉड। और ये बताता है कि आप लोग कितने रियली सीरियस हो और कितने क्यूरियस हो, कितने एम्बिशियस हो, कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग जो जानना चाहते हो और बनना चाहते हो कुछ आगे। तो ये मैंने उसका एक कुछ इंटरेक्शन मैंने उनके साथ किया था, ये वीडियो डाल रहा हूँ और कोशिश करूँगा अब ऐसे और अचीवर्स को लेके आऊँ, कुछ IIT JEE के अचीवर्स, कुछ और जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ और जो AFMC में पढ़ रहे हैं, जो KGMU में पढ़ रहे हैं, उन सारे बच्चों का वीडियो लेके आऊँ। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या आप चाह रहे हैं। तो ये देखिए और कोशिश करिए अपने सारे जानने वालों को, दोस्तों को, घर वालों को, सबको फॉरवर्ड करिए और बताइए जिससे वो इससे सीखें कुछ ना कुछ। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने उसको इतना ज़्यादा देखा, प्यार दिया। थैंक यू वेरी मच। तो आइए हम लोग सीधे अनन्या से मिलते हैं। हेलो, वेलकम टू ऑल। मेरे साथ आज नीट टॉपर है मेरे ऑल इंडिया जिसकी रैंक 12 थी। और कहते हैं कि अगर टॉपर से आप बात करते हो, टॉपर से आप इंटरेक्ट करते हो तो नेचुरली काफ़ी कुछ सीखते हो। एक टीचर पूरे साल आपको पढ़ाता है लेकिन आप उसकी बातें बहुत ज़्यादा अपने माइंड में नहीं रख पाते हो जितना कभी एक टॉपर आपको बोल जाता है। तो टॉपर से इंटरेक्ट होना अपने आप में बड़ा एक सपना होता है बच्चों का और वो जानना चाहते हैं, हर वक्त जानना चाहते हैं इन्होंने क्या खास की। तो मैं आप लोग को आज मिलवाने वाला हूँ अनन्या शर्मा से। अनन्या शर्मा नॉट ओनली टॉप्ड AFMC, उसने ऑल इंडिया 12 रैंक लिया, बल्कि उसकी नीट में भी 634 मार्क्स थे उस साल 2018 में। एंड 2018 वाज अ टफ पेपर, टू 634 आई और उत्तराखंड से लेके आई जहाँ पे जनरली बच्चा हाई स्कोर नहीं करता था उस टाइम और वो बाहर जा तक की प्रिपरेशन करता था। तो ये बच्ची अपने घर के साथ लेके आई और ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीधे अनन्या से आज आप लोग को मिलवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग अनन्या से। कोशिश करेंगे कि अनन्या से सीखें और जानें कि इन्होंने जो AFMC में डिसीजन लिया वो क्या, इनका डिसीजन कैसा था, क्या इन्फ्लुएंस था या पहले से प्लान की थी। फिर हम लोग जानेंगे इनकी प्रिपरेशन कैसी थी। तो अनन्या, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ये हम लोग बेसिकली अपने स्टूडेंट्स के लिए ये आपका इंटरव्यू चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या 9-10 से ही आप अच्छे थे पढ़ने में या फिर 6 से ही आपने डिसाइड कर लिया था। ये जर्नी 6 से 12 वाली जर्नी थोड़ा बताओ। हेलो एवरीवन। सो 6 क्लास से जो मुझे सिर्फ 6 से ही याद है, 5th का तो मैं कैसे स्टूडेंट थी मुझे याद नहीं है क्योंकि शायद मैं ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी तब तक। 6 क्लास से मैंने एक्चुअली हार्डवर्क करना स्टार्ट किया था, पढ़ना स्टार्ट किया था। 6 क्लास में मैं अच्छे स्टूडेंट्स में आती थी। देन 9th 10th 11th 12th भी मैं अच्छे स्टूडेंट्स में रही। तो डिसाइड कब किया आपने कि डॉक्टर बनना है? पहला डिसीजन डॉक्टर बनना था या पहला डिसीजन आर्मी में जाना था? ऐसा मेरा तो कभी फिक्स नहीं था कि मुझे क्या करना है, बट हाँ डॉक्टर था एक दिमाग में शुरू से 8th क्लास से। देन मुझे 12th में AFMC के बारे में पता चला और मुझे डिफेंस भी काफ़ी अट्रैक्ट करता था। सो मुझे पता चला कि मैं इन दोनों को कंबाइन करके जो मेरा इंटरेस्ट है डिफेंस और डॉक्टर, वो दोनों मुझे कंबाइन मिलेंगे AFMC में। सो आई एम फॉर AFMC। अनन्या, हमारे सिलेक्शन में, हमारे परफॉर्मेंस, हमारे पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है। मुझे लगता है कि एक बच्चा जब सेलेक्ट होता है तो बच्चा कम सेलेक्ट होता है, उनके पेरेंट्स ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। इनफैक्ट पूरी अपब्रिंगिंग पेरेंट की होती है। एक बच्चा अपने पेरेंट का रिफ्लेक्शन होता है। तो आपके सिलेक्शन में आपके पेरेंट का क्या रोल रहा है, ज़रा डिटेल बताइए। सर, पेरेंट्स का एक्चुअली में बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स का सपोर्ट डिसाइड करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कितने स्ट्रेस फ्री रहने वाले हैं। मेरे नीट से पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैं लिटरली रो रही थी एक रात पहले और उस वक्त मैंने अपने पापा से बात की थी और पापा से बात करके मुझे इतना अच्छा लगा था। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि पेरेंट्स का कितना सपोर्ट होता है, कितना हेल्पफुल होता है, वो हमारा स्ट्रेस पूरा दूर कर सकता है।
सो आपको कभी भी जो स्ट्रगलिंग बच्चे हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको यही एडवाइस करूँगी कि आप कभी भी डीमोरलाइज फील करें या लो फील करें या अंडर कॉन्फिडेंट फील करें तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। और अनन्या, जनरली बच्चा जब क्लास 12th में आता है, 11th में आता है, तभी से वो थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। आपकी स्कूल ऐसी जगह पे थी और वहाँ से भी आपका घर आई थिंक 10-15 किलोमीटर दूर था, तो और वो टाउन से, सिटी से बाहर था, तो नेचुरली आपको प्रिविलेज नहीं मिला कि आप 11th के साथ कोचिंग कर पाओ। Yes, sir. तो क्या इस कुछ पछतावा था आपको, या उस टाइम को आपने कैसे यूटिलाइज़ किया? मुझे पछतावा तो बिल्कुल नहीं था सर, क्योंकि मेरी स्कूल जो लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी गई। स्कूल टाइम में 11th-12th में मैंने देखा कि बच्चे जो है 11th-12th से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, बट मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसा भी होता है, और कोचिंग फैसिलिटी भी नहीं थी मेरे स्कूल के पास, प्लस मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता। तो आई डिसाइडेड कि आई विल टेक ड्रॉप आफ्टर माई 12th, तो दिस वॉज प्री डिसाइडेड। सो 11th और 12th मैंने प्योर स्कूलिंग की, अपना बोर्ड्स पे ध्यान दिया, और उसके बाद मैंने कोचिंग की और फिर प्रॉपरली नीट पे ध्यान दिया। अनन्या, नीट की प्रिपरेशन एक बड़ी जर्नी होती है, और जनरली बच्चा फिजिक्स में बहुत परेशान रहता है, और कहने को तो फिजिक्स में परेशान रहता है, इनफैक्ट मुझे लगता है सभी में परेशान रहता है। 720 नंबर का पेपर होता है, और इंक्रीजिंग टाइम के साथ अभी देखो लास्ट ईयर जो बच्चे अपियर किए थे, इस साल 2 लाख और बढ़ गए 1 लाख, तो करीब 14 लाख बच्चा अपियर कर रहा है। बहुत बज होता है आजकल, ऑल द बेस्ट, ये वो डिस्ट्रैक्शंस, प्रेशर, आई थिंक प्रेशर बहुत बड़ा होता है। हर कोई मीडिया में आ रहा है नीट एग्जाम, टीवी में आ रहा है नीट एग्जाम, लोग बात करते हैं, तो ये इस प्रेशर को कैसे बच्चा हैंडल करे, पूरे 1 साल की जर्नी कैसी चलनी चाहिए? सर, प्रेशर कुकर ताकि ना फटे, बहुत ज़रूरी है कि उसका प्रेशर निकाल दिया जाए, इसलिए ऊपर सीटी दी होती है। सो प्रेशर से डील करने के बहुत तरीके होते हैं। हो सकता है आपकी कोई हॉबी है तो आप वो कर सकते हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, तो आपका जो ब्रेन है वो रिफ़्रेश रहता है। दूसरा, प्रेशर परफॉर्मेंस का भी आता है। सो ये सब माइंड का खेल है, आपको डीमोरलाइज नहीं होना है। अगर आप होते भी हैं तो आपको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। कभी कभी नहीं मार्क्स अच्छे आते तो उससे बच्चे बहुत ज़्यादा हीन भावना अपने मन में लेकर आते हैं, तो ठीक है, कभी कभी नॉर्मल है, हम सब डिमोरलाइज होते हैं लाइफ में कभी भी। लेकिन मेन बात जो हमेशा हम सबको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कंसिस्टेंसी करनी चाहिए। अपना जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करते रहिए, कभी ना कभी आपको मार्क्स ज़रूर अच्छे मिलेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई बच्चों, मैं आपको बताऊंगा, गिव अप नहीं करना चाहिए। जो स्टेटमेंट है इनका, वो आई थिंक की स्टेटमेंट है, और हम सबको वो फॉलो करना चाहिए। एंड आप अगर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो मुझे नहीं लगता कोई ताकत आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। अब हम लोग थोड़ा सब्जेक्ट वाइज जान लेते हैं, बिकॉज बच्चा सब्जेक्ट वाइज जानना चाहता है। क्या स्पेसिफिक फिजिक्स में करें, केमिस्ट्री में क्या हर्डल आपको लगता होना चाहिए, एनसीईआरटी का क्या रोल है? तो थोड़ा एक एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी पे हम जाएं। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ सर तो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी तो मस्ट है ही, वो आपको रेगुलरली रिवाइज करनी है, क्योंकि बायो में जो की है वो रिवीजन ही है। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप याद रख पाएंगे और उतना आपके लिए आसानी होगी। एनसीईआरटी के अलावा कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी आ जाते हैं। 20% जो बायोलॉजी आती है वो अलग क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते। उसके लिए जो कोचिंग में मॉड्यूल्स होते हैं और जो कोचिंग में क्लास में पढ़ाया जाता है, नोट्स लिखाए जाते हैं, वो आप कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे आपका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है बायो का वो कवर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही कुछ 1-2 क्वेश्चन जो बायो में एकदम आ जाते हैं, कभी ना कभी एकदम परफेक्ट 100% तो नहीं आता है, बट हाँ ये है कि आपकी 95% बायो अच्छे से हो जाएगी अगर आप अपनी एनसीईआरटी पे ग्रिप बना के रखेंगे और आपको जो क्लास में, मॉड्यूल्स में और नोट्स में जो पढ़ाया जा रहा है वो ढंग से याद रखेंगे। तो नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी ऑब्वियसली ज़रूरी है। एक जो डाउट आता है बच्चों को वो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, वो बहुत हॉन्ट करती है बच्चों को, मुझे भी की थी क्योंकि जो 12th में जितनी ऑर्गेनिक की थी और फिर जब कोचिंग में आके जो ऑर्गेनिक देखी बहुत वास्ट थी। ऑर्गेनिक का की जो वो है जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ऑर्गेनिक छोड़नी नहीं है। अगर आपने डर के ऑर्गेनिक छोड़ दी क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ऑर्गेनिक नहीं समझ आएगी, लेकिन अगर आपने उस पॉइंट पे छोड़ दिया तो आपका ऑर्गेनिक वीक रह जाएगा। ऑर्गेनिक जैसे जैसे आप करते रहेंगे, जैसे जैसे उसका और ज़्यादा रिवीजन होता रहेगा, आपको वो और समझ में आती रहेगी। क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है एक्सेप्शन और कॉन्सेप्ट
वो आपको ध्यान से सुनने हैं, उसी से ध्यान रखना है, उसी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो लगेंगे। तो एनसीईआरटी अगेन क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है और मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस एंड मॉड्यूल्स की थ्योरी वो। फिज़िक्स जो है ओके, फिज़िक्स का जो मुझे आपने पढ़ाया और सर बहुत अच्छी फ़िज़िक्स पढ़ाते थे, नो डाउट इन डैट। मैंने अपने नोट्स जो है वो अपने जो जूनियर्स पूछते थे उन तक को शेयर किया है सर के नोट्स और हमेशा सेव रखे इसी बात के लिए। उसके बाद जो कोचिंग से जो मॉड्यूल्स मिलते हैं उसमें जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि फ़िज़िक्स में जो की है वो यही है कि आप कितने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितने वैरायटी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप एक जैसे न्यूमेरिकल्स 50 लगा लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप 50 न्यूमेरिकल्स डिफरेंट टाइप के लगाएंगे तो उससे आपका जो विज़न बढ़ेगा, उससे आपको और ज़्यादा ढंग से न्यूमेरिकल्स करने का आएगा। और जब आप बार बार रेगुलरली कंसिस्टेंट बेसिस पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आपको फार्मूलाज भी याद होंगे, क्योंकि फार्मूलाज जो है आपको नीट में क्विकली याद होने चाहिए, क्योंकि डिराइव करने का टाइम नहीं होता है, आप टाइम मैनेजमेंट लूज़ कर देंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है आप कुछ भी मेमोराइज़ करने का जो भी तरीका आपको सही लगता है आप कर सकते हैं। मैं अपने स्टडी टेबल पे फार्मूलाज चिपका लेती थी वॉल पे, या फिर डोर के पास डोर लॉक है वहाँ पे चिपका लेती थी, ताकि मुझे बार बार दिखते रहे और मैं बार बार मेमोराइज़ करती रहूँ वो फॉर्मूले जो मुझे याद करने में प्रॉब्लम होती थी। तो फिज़िक्स के लिए आपको क्लास के नोट्स, जो कोचिंग में नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो, क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में दिए रहते हैं, और टेस्ट में जो स्पेसिफिकली फ़िज़िक्स पक्का सॉल्व कीजिएगा। टेस्ट पेपर जो आता है उसमें जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है वो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो कंप्लीट प्रिपरेशन की बात इन्होंने बताई। बेसिकली थैंक यू अनन्या, आपने जो प्रेज़ किया, बट मैं अपना सक्सेस कभी भी, इस बच्चे का सक्सेस मैं नहीं अपने पे लेता, क्योंकि शी वॉज वेरी ब्राइट चाइल्ड। और टीचर तो सबको पढ़ाता है, ये बच्चे का सक्सेस होता है। हमारा काम होता है हम बच्चों को बेस्ट कोशिश करते हैं देने की, पेरेंट भी अपने बच्चों को बेस्ट कोशिश करता है, बट ये बच्चे की हार्ड वर्क होती है और उसका लक होता है, दोनों एक साथ मिलते हैं तो बच्चा ग्रो करता रहता है। और तभी अनन्या एक इंस्पिरेशन है पूरे इंस्टीट्यूट के लिए, पूरे बच्चों के लिए, और मुझे लगता है कि अपने आसपास सराउंडिंग्स के लिए भी इंस्पिरेशन है। जो भी इनको जानता है चाहता है कि कोशिश करें कि अनन्या जैसे कुछ सीखें। तो अनन्या, अगर आप इतना सारा किया अपने एग्जामिनेशन के दिन वाले बात में क्या हम डिस्कस करें कि जैसे क्या होता है कि आपने तैयारी कर ली, अब परसों या कल मेरा पेपर है, उस दिन सबसे ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों को, 50 लोग ऑल द बेस्ट बोलते हैं तो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो वो आखिरी के 2 दिन और एग्जामिनेशन वाले दिन, उस दिन क्या किया जाए, कैसी प्लानिंग होनी चाहिए? सर जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है प्रेशर बिल्डअप होता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी। एक्चुअली जो हमारा एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हम किस माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं। तो हमारा जो माइंडसेट है या हमारा जो माइंड है वो एकदम फ्री, टेंशन फ्री होना चाहिए एग्ज़ाम देते वक्त, क्योंकि अगर टेंशन होगी दिमाग में तो वो जो क्वेश्चन आता है वो भी गलत हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो है, उस टाइम तक आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट हो जानी चाहिए। कुछ टॉपिक जो आपको लगता है कि आप नहीं याद कर पाएंगे वो आप रेगुलरली रिवाइज़ करते रहिए, एकदम एंड तक, मोमेंट तक आप रिवाइज़ कर सकते हैं। मैं जो प्रेफर करती थी जब भी मेरा टेस्ट होता था या जब मेरा एग्ज़ाम भी आया, उससे पहले मैं कुछ नहीं पढ़ती थी। जितना हो गया तैयारी उतना हो गया, उसके बाद मैं अपने माइंड को समझाती थी कि अब सब अच्छा होगा, एक पॉजिटिव आउटलुक रखती थी। तो यही है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है, आपकी थ्रू आउट द ईयर आपने कितनी मेहनत की है, कितना डिस्ट्रैक्शन कम हुआ, कितने कंसिस्टेंट रहे, उसके बेसिस पे आपकी तैयारी जो है एंड तक हो जानी चाहिए। और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन अपने आप को देते रहिए जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाता है। और अनन्या, कितनी बार आपने रिवाइज़ किया था सिलेबस को? कंप्लीट रिवीजन बोला जाए या पार्शियल रिवीजन बोला जाए? सर कंप्लीट रिवीजन बायोलॉजी का तो काफ़ी टाइम हो चुका था, लाइक 7 to 8 टाइम्स हो चुका था। उसके बाद केमिस्ट्री जो हम रेगुलरली क्वेश्चंस वगैरह करते रहते थे, वो क्वेश्चन में रिवीजन होता था। सो ऐसा कुछ थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ते थे, लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन से सॉल्व करते थे। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ होती थी कोचिंग की, अविरल की, उसमें जो जो सिलेबस वो होता था, डिस्क्राइब होता था कि अब टेस्ट में ये आएगा, उसी के थ्रू रिवीजन चलता था, उसी के बेसिस पे। सो इस तरह से काफ़ी बार 3-4 बार से ज़्यादा बार रिवीजन हो चुका था टेस्ट सीरीज़ की वजह से। तो अनन्या, आप AFMC में आप चली गई। AFMC में जाने के बाद एक थोड़ा सा ग्लैमर है, मतलब एक ऐसा ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सारी सुविधाएं हैं
और गवर्नमेंट का इतना फंड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो कॉलेज एक मतलब ड्रीम होता है, खासतौर पे पहाड़ों के बच्चों का। और यहाँ पे जो हम लोग उत्तराखंड वेस्ट यूपी में है, तो ये बच्चों का ड्रीम होता है हम वहाँ जाएँ और वहाँ पे शायद आप लोग को आर्मी ऑफिसर भी बना दिया जाता है या फोर्सेस में, तीनों फोर्सेस में। तो थोड़ा डिटेल बताइए, बच्चा अंदर जानने की कोशिश करता है कि जाने के बाद क्या होता है, पढ़ाई टफ होती है क्या, ट्रेनिंग भी होती है, क्या क्या होता है? AFMC इज़ अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, जैसे मैंने पहले भी कहा था। AFMC अलग दुनिया है, वहाँ पर सब अपना एक पूरी क्लोज कम्युनिटी है। बिकॉज जो AFM साइट्स है दे आर स्प्रेड थ्रू आउट द ग्लोब, वो आपको हर कंट्री में मिल सकते हैं। और AFMC का अपना ट्रेडिशन है, अपना कल्चर है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इट इज़ अ क्लोज्ड कम्युनिटी। AFMC में रही बात, क्योंकि डिफेंस है तो लोग सोचते होंगे कि ट्रेनिंग वगैरह होती है। सो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जैसे ही आप फ्रेशर उसमें जाते हैं तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट होती है कुछ 2 महीने के लिए, जिसमें आपको रोज़ मॉर्निंग में PT वगैरह, रनिंग वगैरह सब कराई जाती हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वहाँ पे, जिसमें ऑलमोस्ट हर बच्चा पार्ट लेता है। वो किसी भी स्पोर्ट्स में अपनी मर्ज़ी होती है, किसी भी स्पोर्ट्स में जा सकता है। बहुत सारे क्लब्स हैं वहाँ पे, आप अपनी कोई भी हॉबी वहाँ पे परस्यू कर सकते हैं, लिटरली कोई भी हॉबी, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी, या ड्रामा, कुछ भी। उसके बाद जब आप कमीशन हो जाते हैं एज एन ऑफिसर, तो आपकी इंटर्नशिप होती है 1 ईयर की। उसके बाद एक कोर्स होता है MOBC, मेडिकल ऑफिसर बेस्ड कोर्स, जिसमें आपको डिफेंस मिलिट्री के जो रहन सहन है उसके प्रति सेंसिटाइज कराया जाता है, जिसमें आपकी ट्रेनिंग होती है अच्छे से, मिलिट्री कल्चर सिखाया जाता है। यस सर, परेड वगैरह सब जो भी होता है वो तब सिखाया जाता है अच्छे से। तो अनन्या, अब आपका फ्यूचर एम क्या है? अभी आप किस ईयर में हैं और क्या एम है? मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चों को आप बताओ। सर अभी मेरा 2nd ईयर चल रहा है MBBS का, बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं तो अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था। सो और आगे एम जो है लाइन, वो मैं तो ज्वाइन ही करूँगी। अभी मेरा जो डिसीजन है वो ज्वाइनिंग का है। आई विल बी ज्वाइनिंग एंड प्रेफरेबली आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्मी, सो आई विल बी गोइंग टू आर्मी। एंड उसके बाद वही इंटर्नशिप, यस सर। उसके बाद काफ़ी सारे साइड कोर्सेज भी होते हैं, फॉर एग्जांपल पैरा और पैराट्रूपिंग्स वगैरह, ये सब साइड कोर्सेज भी हैं जो डिफेंस में करने को मिलते हैं, और डॉक्टर्स भी कर सकते हैं आर्मी के। सो आई एम लुकिंग फॉर दैट आल्सो। अनन्या, घर में कौन कौन है फैमिली? सर मम्मी, पापा, दादा, दादी और भाई। भाई क्या कर रहा है? भाई मेरा BCom ऑनर्स कर रहा है। अच्छा, BCom ऑनर्स कर रहा है। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगी बच्चों को, या एस्पिरेंट को, या उन बच्चों को, या उन गार्जियन को इवन जो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, या उन बच्चों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 9th 10th में 12th में है? मैं चाहूँगा एक ऐसा मैसेज तो सबके काम आ जाए। ओके जो प्रिपरेशन का जो आप ड्रॉप लेते हैं या 1 साल लीव लेते हैं प्रिपरेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि वो आपका स्ट्रगलिंग ईयर होता है। आप कोई ना कोई मेहनत करके कोई ना कोई कॉलेज में जाना चाहते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गोल के प्रति एकदम अच्छे से फोकस रहें, ओरिएंटेड रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो जो भी आपको लगता है कि आपको चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट, या फिर कुछ भी घूमना है, आप ज़्यादा घूम रहे हैं, पढ़ाई को उतना टाइम नहीं दे रहे हैं जितना आपको लगता है कि आपको देना चाहिए या आपको ज़रूरत है, तो आप सबको वो डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेक्रीफाइस से ही सक्सेस मिलता है। उसके बाद आपको अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, अच्छा पीना है। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, और अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे तो आपको ज़्यादा नींद आएगी। तो आपको अच्छा खाना है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी डाइट भी मत फॉलो कीजिए। अच्छा खाएंगे तो आपका दिमाग भी हेल्दी रहेगा, आपको डिजीज़ नहीं होंगे, तबीयत ख़राब नहीं होगी, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर आप बेड पे पड़े रहेंगे, आपको रेस्ट करना पड़ेगा, उससे रिकवरी के लिए अलग टाइम जाएगा। तो पानी पीजिए और अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करते रहिए, और जो मेंटल प्रेशर है उससे डील करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर रेगुलरली अपने पेरेंट्स से बात करते रहिए, और कभी भी गिव अप नहीं करना है। तो इस लास्ट स्टेटमेंट, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, इसके साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। अनन्या, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।